पूछे गए प्रश्नों के आधार पर पूरा सिलेबस 30 क्लास में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। आने वाले सक्षमता परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, तो आप एक भी क्लास मिस मत कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है चित्रांगदा। कौन सा है? चित्रांगदा। इसके अलावा गीतांजलि, ये सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण है जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा आप पोस्ट ऑफिस, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा और कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तकें जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है कौन? गीत गोविंद। कौन सा है? गीत गोविंद। इसके अलावा चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे पाणिनि द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन? अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी। उसके अलावा यामा, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत भारती। कौन है? भारत भारती। बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी काफी फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। इसके अलावा जो आप याद रखिएगा, शूद्रक द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम। इसे आप याद रखिएगा। पंचतंत्र काफी फेमस बुक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे एग्जाम में बार बार क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो आप याद रखिएगा, बीजक जो कबीर दास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मालती माधव, जिससे बार बार एग्जाम में आता है। क्या? मालती माधव। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भवभूति द्वारा क्या हुआ है? लिखा गया है। अगला है न्यूटन द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? आप सभी को पता है कौन सा पुस्तक है? प्रिंसिपिया। तो ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता भी है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? ये एस्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एस्ट्रेची आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। ये पहले भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए
कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही क्या हुआ था, भारत में सती प्रथा का क्या हुआ था, अंत हुआ था। इसमें इनका सबसे ज्यादा योगदान था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? ये स्वामी विवेकानंद को क्या है, समर्पित है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न है भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये पुनर्जागरण सिर्फ उच्च वर्ग तक, उच्च मध्य वर्ग तक क्या था, सीमित था। निम्न वर्ग तक यह पहुंचा ही नहीं था। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे उसके बाद रामचंद्र विद्यावागिस ने क्या किया था कि इनके ब्रह्म समाज की बागडोर को क्या किया था, संभाला था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये दोनों हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो कौन है? वो है अब्दुल कलाम आजाद, जो देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कई स्वतंत्रता सेनानी जो आंदोलन से जुड़े और आंदोलन के दौरान बहुत सारे नारे दिए, वचन और नारे दिए, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, इसका नारा कौन दिया था? भगत सिंह। कौन दिए थे? भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, इसका नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नारा है, जैसे संपूर्ण क्रांति, ये नारा दिए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो ये सारा नारा जो महत्वपूर्ण है, आप इसे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा सारे जहां से अच्छा, यह नारा किसने दिया था? इकबाल ने। किसने दिया था? इकबाल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा कौन दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था यह नारा। ये सभी नारा को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। आगे है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने क्या किया? संगठित किया। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने
1942 में किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना 1939 में किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिजन सेवक संघ, इसकी स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। जो किसने किया था? एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसके अलावा जो आप याद रखिएगा वह है आपका प्रार्थना समाज, जिसे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? तो 1897 में किया था। ये सभी VVI प्रश्न है, इससे एग्जाम में बार बार प्रश्न आते, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितकारीवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट, जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन हुआ था? ये सितंबर 1893 में हुआ था। कब? सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था तो गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान है कि कुमारपुकुर गांव, हुगली जिला में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेलूर में स्थित है, काफी फेमस जगह है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये एकेश्वरवाद सिद्धांत पर क्या था? आधारित था। देव समाज के संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न है कि बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रा से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रा भी आज के क्लास में हमने शामिल किया है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आफिल दर्रा किन देशों के जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को क्या करता है? जोड़ता है। चांगला दर्रा किसको जोड़ता है? चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था, कुछ अलग से ही प्रश्न पूछ दिया इस बार। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? थांगला दर्रा, आप नया दर्रा नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये नए नए दर्रे खोज रहे हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते थे उसे भी अब प्रश्न में शामिल किया जा रहा है, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। लीपू लेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना नीति का नाम कौन नहीं जानता? माना और नीति दोनों दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है, तो कितना से कितना मीटर तक के बीच में आपको हिम रेखा दिखेगा? तो वो लगभग माना गया है कि 4300 से 6000 मीटर के बीच में क्या दिखता है? हिम रेखा माना जाता है। अगला प्रश्न है मिलान हिमनद किस क्षेत्र में स्थित है? ये कुमाऊं प्रदेश क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मिलान हिमनद कहा जाता है। अगला प्रश्न है जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जेगू ग्लेशियर सिक्किम नेपाल में क्या है? स्थित है। अगला है रीमो पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है।
ग्रहों में किसको चारों ओर वलय होता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या होता है? वलय होता है। सबसे छोटा ग्रह आप याद रखिएगा कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और पृथ्वी का नंबर कैमा है? तो पृथ्वी का नंबर है, सबसे पहले कौन आता है? बुध, शुक्र, उसके बाद क्या आ जाता है? किसका नंबर आ जाता है? पृथ्वी का नंबर आता है। पृथ्वी का सूरज की तरफ से कैमा नंबर है? तीसरा नंबर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नासा किससे संबंधित मिशन का नाम है? नासा किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो ये बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम क्या है? जूनो है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है तो लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। कितना है? 1,000वां भाग। अगला प्रश्न है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये सीरियस है। याद रखिए कौन सा है? सीरियस सबसे चमकीला तारा माना जाता है। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद क्या होता है? दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो बाह्यतम ग्रह कौन है? नेपच्यून है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? ये चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई क्या होता है? नहीं देता है। तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? तो 7 ग्रह हो सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। कम से कम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। अगला है कि डायमंड रिंग की घटना होती है तो इसे सूर्य ग्रहण के दिन क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग की घटना होती है। जो चारों तरफ वलयाकार दिखता है क्या कहा जाता है? उसे डायमंड रिंग। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण होता है। ये पूर्णिमा के दिन क्या होता है? घटित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो लगभग जो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 × 10 किलोमीटर, यानी लगभग माना जाता है कि 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट, कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो शनि के पास है। किसके पास हो गया है? शनि के पास। पहले बृहस्पति था लेकिन अब कौन आ गया है? शनि आ गया है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो इसे क्रीट या कोरोना कहता है। सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसकी तापमान आपको बता दे कि 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग है सतह का तापमान। तो सोचिए उसके अंदर का तापमान कितना होगा। यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो क्या एक घटित नहीं हुआ होता है? तो उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। क्या होगा? अंधेरे में रहेगा। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है? तो पर्वत वाला जो एरिया है कुल भूभाग का वो है 11%। कितना परसेंट है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो 43% मैदानी एरिया है। भारत के पर्वत, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत इसे नवीन मोरदार पर्वत या बलित पर्वत कहा जाता है, यानी बिल्कुल नया बना हुआ पर्वत है। कौन? हमारा जो हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो ये तो हो गया हिमालय है। अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितना है? तो 570 मिलियन वर्ष। अरावली पर्वत को सबसे पुरानी पर्वत माना गया है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? यह है कंचनजंगा। सबसे ऊंचा भारत के अंदर की बातें हो रही है, वो है कौन? कंचनजंगा। नेक्स्ट, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? तो ऐसा माना जाता है कि जहां पे अभी हिमालय है वहां पे पहले टेथिस सागर था, तो उसी की भूसन्नति से किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की।
अगला प्रश्न, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सबसे नीचे वाला भाग है, जो हिमाचल प्रदेश वाली एरिया है, उत्तराखंड वाली, इन्हें क्या कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है? तो ये तो हमने पहले जिक्र किया है, 4500 से 6000 लगभग वही एरिया है। नेक्स्ट है कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दुन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दुन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमाऊं क्षेत्र में क्या है? नंदा देवी चोटी स्थित है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो सेनोजोइक काल में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी? तो अरावली। कौन सा है? अरावली। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला? ये भी अरावली है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो है वो भ्रंश कगार है। अगला कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, सनी डेज। सनी डेज किसने लिखा है? ये सुनील मनोहर गावस्कर। किसका है? सुनील मनोहर गावस्कर का। नेक्स्ट है, आइडल्स। ये भी लिखा गया है सुनील मनोहर गावस्कर के द्वारा। अजहर। अजहर जो है हर्ष भोसले यानी अजरुद्दीन की क्या है? जीवनी है, जो हर्ष भोसले के द्वारा, भोगले के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, विजडन। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, VVI प्रश्न। क्रिकेट के जो बाइबल कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? विजडन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, अजित वाडेकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां था? तो जब संविधान बना था उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 क्या था? अनुसूचियां था। और भाग कितने थे? तो 12 भाग थे। फिर से वही प्रश्न आ गया, कितनी अनुसूचियां? यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो बताइए कि वैसे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसे राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? यह अनुच्छेद 57 है। कौन सा है? 57। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह अनुच्छेद 24 बच्चों के किससे संबंधित है? शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यह कहा गया है अनुच्छेद 48 के ए में कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो 51 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 19, यह अनुच्छेद 61 के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पे क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है अनुच्छेद 63। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 85 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं या अन्य
जो जस्टिस होते हैं उस पर महाभियोग क्या हो सकता है, चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253 है। कौन सा है? 253। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? यह अखिल भारतीय सेवाओं से क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 338 के क में है यह प्रावधान। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के क के अनुसार हिंदी को राजभाषा का क्या किया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो वो थे कौन? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? इस संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा क्या हुआ था, फैला था। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बीजक। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त क्या होते थे, समझते थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो अलवर नैनार संतों द्वारा सबसे पहले इसका प्रारंभ किया गया। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है तो इसे वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीरदास। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो एक राजपूत शासक की क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से क्या थे? जुड़े थे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत कीर्तन को माध्यम बनाया था? तो कीर्तन को माध्यम बनाए थे चैतन्य महाप्रभु। किसने माध्यम बनाए थे? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। कौन थे? अद्वैतवाद शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकरदेव ने किया। किसने किया? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो मानव बंधुत्व का। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो कलकत्ता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो याद रखिए गोल गुंबज, बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन्ना मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कलकत्ता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो रूस में स्थित है। ये विश्व की बातें हो रही है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई?
ये 1972 में की गई। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का गठन कब हुआ था? तो 1969 में इसरो का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SEC कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज SAR कहाँ स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये भी स्थित है। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा नाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षणिक संचार यूनिट कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो थुम्बा में 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न साइलेंट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो ये अहमदाबाद में 1967 में की गई। भारत का प्रथम उपग्रह था, तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को इसे क्या किया गया? छोड़ा गया। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोमंडल के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार है? तो प्रवाल से है। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से। ये कहां से लिया गया? तो USA के संविधान से क्या किया गया? लिया गया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये 12 से 35 तक में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कुल 7 हैं, जिसमें 6 अभी वर्तमान में है। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसे राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का क्या निलंबित किया जा सकता है? तो इसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो प्रतिबंध अगर लगाना चाहे तो संसद इस पर लगा सकता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार क्या किया गया है? दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यह अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो छुआछूत से रिलेटेड अनुच्छेद 17 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह अनुच्छेद 19 है। कौन सा? 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? निहित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद कौन सा है? 21 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से क्या है? रिलेटेड है। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितना हो जाए? कम से कम 14 वर्ष जब तक ना हो जाए उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो समादेश यानी रिट जारी किया जा सकता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ये मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह।
अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो वो बहादुर शाह द्वितीय कौन थे? बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते थे। ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अपदस्थ करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? ये टुडरमल। टुडरमल किससे रिलेटेड थे? भू राजस्व यानी टैक्स से रिलेटेड अधिकारी थे। अकबर द्वारा अपनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये अकबर के शासनकाल में क्या थे? सुविख्यात थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये शाहजहां था। शाहजहां की वास्तुकला का स्वर्णयुग इसके काल को कहा जाता है। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था तो बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान, क्योंकि अकबर जब तक नाबालिग थे तब तक उसके संरक्षक बैरम खान रहे। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। बाकी नादिर शाह तख्त ताउस को भी लूट के ले गया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ये बाबर था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल का जो नाम था, मुख्य मूल नाम था, वो महेश दास था। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासन में निरंतर युद्ध करने पड़े हैं। क्या करने पड़े? युद्ध करने पड़े हैं उसे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो कलकत्ता से अमृतसर को क्या करती है? जोड़ती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। दोनों भी प्रश्न है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी उड़ीसा में क्या किया गया है? बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पंजाब में। छोम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु में। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक में। ये सभी भी प्रश्न याद रखिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी राजस्थान में। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये दोनों बना है चंबल नदी राजस्थान में। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पे। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो बड़ाकर नदी पर। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी पर बना है। किस पे? ब्यास नदी पे। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पे। इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में। कहाँ पे है? केरल राज्य में। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कंटिन्यू आपके लिए क्लास लेकर हम आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा? पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है?
तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? पहला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव के हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि 5 वर्ष बाद क्या होता है कि लोकसभा भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होते। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देख लीजिए राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी बीएस रामा देवी। कौन थी? बीएस रामा देवी। अगला प्रश्न है राज्यसभा की पहली बाद गठन कब हुआ? तो राज्यसभा की पहली बाद गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए आप कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई वह 13 मई 1952 को हुई। कब हुई? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देख लीजिए कि केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो ये कानून बना सकती है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत होने पर। अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल अधिकतम 6 माह हो सकता है। कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह। अगला प्रश्न है आपका कि किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन व द्वीप, इनका राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन में होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। अगला प्रश्न है
उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जब निर्णय किसी तरफ न जाता हो, तो उस टाइम उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। अगला प्रश्न है कि किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये राज्यसभा में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। अगला प्रश्न है